हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स विद कमल सुथार। बच्चों 11th क्लास का आज हम लोग एक बहुत बढ़िया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसे हम लोग बोल सकते हैं कि पूरे फिजिक्स की बैकबोन है, और उस टॉपिक का नाम है वेक्टर। बच्चों वेक्टर के बिना फिजिक्स में हम लोग कुछ नहीं कर सकते। किसी भी चैप्टर में वेक्टर का कंसेप्ट काम में आ सकता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि पूरी फिजिक्स का मेरा बैकबोन है वेक्टर, जिसके बिना फिजिक्स काम नहीं करेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक वेक्टर्स। बच्चों सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ कितने टाइप की होती है। ठीक है, तो बच्चों फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास में 2 टाइप की होती है। पहला होता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी बच्चों 2 टाइप की होती है। पहली होती है हमारे पास में स्केलर क्वांटिटी और दूसरी होती है बच्चों वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर एंड वेक्टर। ठीक है, आइए पहले हम लोग जल्दी से देखते हैं डेफिनेशन स्केलर क्वांटिटी। बच्चों स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है दोज क्वांटिटीज़ विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। बच्चों कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ होती है जिनके पास में केवल मैग्नीट्यूड होता है, हम लोग कभी उनके डायरेक्शन की बात नहीं करते, उन्हें हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। यानी कि स्केलर क्वांटिटीज़ का मतलब हो गया बच्चों जिनके पास में ओनली मैग्नीट्यूड होता है, उन्हें हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लोग ले बच्चों, इसका एग्जाम्पल होता है, पहला इसका एग्जाम्पल हो गया डिस्टेंस। बच्चों डिस्टेंस का हम लोग कभी डायरेक्शन नहीं लेते हैं, डिस्टेंस हम लोग केवल वैल्यू लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं। दूसरा इसका एग्जाम्पल हो गया बच्चों वर्क डन। वर्क भी कैसी क्वांटिटी है? वर्क भी स्केलर क्वांटिटी है। तीसरा इसका एग्जाम्पल हो गया बच्चों स्पीड। स्पीड भी कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी है। मतलब इन क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हम लोग केवल इनका मैग्नीट्यूड लेते हैं, हम लोग इनके डायरेक्शन की बात नहीं करते, इसलिए हम लोग बोलते हैं इनको स्केलर क्वांटिटी। ओके, और दूसरी जो क्वांटिटी होती है बच्चों जिसे हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब वो होता है ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके पास में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो हम लोग कह सकते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ विच हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, उन्हें हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन बच्चों यहाँ पे ये ज़रूर ध्यान रखें कि वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ होती है जो वेक्टर लॉ को फॉलो करती है। बस सिंपल सा कंसेप्ट है, जो क्वांटिटीज़ वेक्टर लॉ को फॉलो करती हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़, और जो क्वांटिटीज़ वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती उन्हें हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। ओके, तो बच्चों वेक्टर लॉ क्या होता है? अभी हम लोग आगे इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वेक्टर लॉ, कि हमारे पास में जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है, वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम लोग कभी डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। उसके लिए एक नया स्पेशल लॉ होता है, उस लॉ को हमें फॉलो करना पड़ता है, जिसे हम लोग बोलते हैं वेक्टर लॉ। ठीक है, अब मैंने कहा कि जिनके पास में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है और हमेशा क्या होना चाहिए? वेक्टर लॉ को फॉलो करना चाहिए, उसे हम लोग कैसे क्वांटिटी बोलते हैं बच्चों? उन्हें हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब हम लोग इसका एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल बच्चों इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट जब भी किसी वायर में करंट फ्लो होता है बच्चों, जब भी किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो हम लोग बोलते हैं कि वायर में करंट जा रहा है 5 एम्पियर। करंट कहाँ जा रहा है बच्चों? 5 एम्पियर। तो हम लोग हमेशा करंट की डायरेक्शन भी देते हैं, मैग्नीट्यूड भी कितना है? 5 एम्पियर, मतलब वैल्यू 5 एम्पियर है, और करंट की डायरेक्शन भी है। लेकिन फिर भी जो करंट होती है बच्चों वो कैसी क्वांटिटी होती है? करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है बच्चों। कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि करंट कभी भी वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता। हाँ बच्चों, हमारे पास में कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है जिनके पास में मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है, जिनको डिनोट करने के लिए हम लोग डायरेक्शन भी देते हैं, लेकिन वो क्वांटिटीज़ वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती, इसलिए कैसी क्वांटिटी होती है? वो स्केलर क्वांटिटीज़ होती है। तो मुझे सिंपल सा कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि जो क्वांटिटीज़ वेक्टर लॉ को फॉलो करती है वही केवल वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है। इसके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज़ होती है सारी कैसी क्वांटिटीज़ होती है बच्चों? सारी क्वांटिटीज़ स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी पहली क्वांटिटी, जिन्हें हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं अब वेक्टर और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर क्वांटिटी। बच्चों वेक्टर क्वांटिटी कितने टाइप की होती है? वेक्टर क्वांटिटी हम लोग 2 टाइप की लेने वाले हैं यहाँ पे। पहली क्वांटिटी होती है एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी। बच्चों कैसा वेक्टर होता है? एक्सियल वेक्टर। और सेकंड जो वेक्टर होता है बच्चों उसे हम लोग बोलते हैं पोलर वेक्टर।
एक्सियल वेक्टर का मतलब वो होता है बच्चों कि अगर आपके वेक्टर की डायरेक्शन, अगर आपके वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की सेम डायरेक्शन में, मतलब जिस तरफ ऑब्जेक्ट जा रहा है अगर आपका वेक्टर की डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में है तो उसे हम लोग बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो गया डिस्प्लेसमेंट। बच्चों डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते हैं तो हम लोग मैग्नीट्यूड भी लेते हैं और डायरेक्शन भी लेते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसी, कौन सा वेक्टर है बच्चों, एक्सियल वेक्टर। क्यों? क्योंकि जिस तरफ ऑब्जेक्ट मूव करेगा ना, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन होगी जिस तरफ ऑब्जेक्ट मूव करेगा। सेकेंड एग्जाम्पल ले हम लोग इसको वेलोसिटी। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले हम लोग इसका फोर्स। तो ये सारे कैसे हैं, ये सारे एक्सियल वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। सेकंड होते हैं बच्चों पोलर वेक्टर्स। पोलर वेक्टर का मतलब ये होता है बच्चों जिनकी जो डायरेक्शन होती है इन द डायरेक्शन, आप कह सकते हो इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन, और आप कह सकते हो अलोंग एक्सिस, मतलब जिनकी जो डायरेक्शन होती है वो या तो परपेंडिकुलर टू प्लेन होती है या फिर क्या होती है, एक्सिस के अलोंग होती है, जिसके अबाउट वो एक्सिस ऑफ, आप कह सकते हो एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब जिसके अबाउट वो रोटेट करते हैं उसके अलोंग होती है, उन्हें हम लोग बोलते हैं पोलर वेक्टर। फॉर एग्जांपल बच्चों अपना फ़ैन होता है, ठीक है, घर पे फ़ैन होता है, तो फ़ैन जब रोटेट करता है, ठीक है, तो जब फ़ैन रोटेट करता है तो हम लोग किसकी बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं टॉर्क की। किसकी बात करते हैं, टॉर्क की, ठीक है। और टॉर्क कैसी क्वांटिटी होती है, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी तो है, बट वेक्टर में कौन सी क्वांटिटी होती है, टॉर्क एक पोलर वेक्टर क्वांटिटी होती है। मतलब टॉर्क की जो डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन होती है, यानी कि अगर हम लोग उस फैन का टॉर्क फाइंड आउट करें बच्चों, तो जो रॉड होती है जिसके अलोंग फैन फिक्स्ड होता है, तो उस रॉड के अलोंग उस टॉर्क की डायरेक्शन होती है। आया समझ में बच्चों? देखिए इसका दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ कि जैसे सपोज करो मेरे पास में ये कैप है, ठीक है। अगर हम लोग इस कैप को यहाँ से ऐसे रोटेट करें तो या तो ये कैप ऊपर मूव करेगी या फिर ये कैप नीचे मूव करेगी, ठीक है। तो यानी कि टॉर्क की डायरेक्शन बच्चों, फोर्स की डायरेक्शन कौन सी है, फोर्स की डायरेक्शन तो एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। लेकिन जो टॉर्क है बच्चों वो कहाँ लग रहा है, जिस एक्सिस के अबाउट ये फिक्स्ड है, जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि वो वेक्टर जिनमें डायरेक्शन कैसी होती है, परपेंडिकुलर टू प्लेन होती है, मतलब फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं पोलर वेक्टर्स। इसका एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है बच्चों, इसका एग्जाम्पल हो गया टॉर्क। जब भी कोई ऑब्जेक्ट रोटेट होता है तो हम लोग टॉर्क की बात करते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल हो गया बच्चों एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा से हम लोग जिसको डिनोट करते हैं, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। हाँ तो बच्चों पहले हम लोग चलते हैं अपनी वेक्टर क्वांटिटी। अभी आपने कहा कि सर वेक्टर का मतलब होता है जिसके पास में मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसी भी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। बच्चों कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसके अगर हम लोग उसके ऊपर अगर हम लोग एक एरो लगा दें, इसका मतलब वो क्वांटिटी कैसी हो जाती है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। यानी कि अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर अगर एरो लगा हुआ है, इसका मतलब वो सिंबल है कि वो कैसी क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो एक तरीका तो हो गया वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का कि किसी भी वेक्टर के ऊपर हम लोग एरो से उसको डिनोट कर सकते हैं। अच्छा बच्चों यहाँ पे ये ध्यान रखें कि ये जो एरो है ये कभी भी इस वेक्टर की डायरेक्शन नहीं बताता। ये एरो कभी भी इस वेक्टर की डायरेक्शन नहीं बताता। एरो केवल ये बताता है कि ये कैसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। मतलब अगर कोई भी क्वांटिटी सपोज करो इस डायरेक्शन में, अगर कोई भी वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो उसको हम लोग कभी भी इस तरीके से डिनोट नहीं करेंगे, ये गलत होता है, ठीक है। अगर सपोज करो कोई वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो जैसे सपोज करो फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड है तो फोर्स को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब ये जो एरो होता है ये कभी भी इस वेक्टर की डायरेक्शन नहीं देता है। एरो केवल इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है जो कि ऑलवेज फिक्स रहता है राइट डायरेक्शन में, ओके। तो अभी आपने कहा कि वेक्टर के पास में दो चीज़ें होती है, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। तो किसी भी वेक्टर के पास में होता है एक उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है बच्चों उस वेक्टर के पास में डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा जो मैग्नीट्यूड की हम लोग बात करें तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है बच्चों मॉडुलस ऑफ ए। इट इज़ कॉल्ड मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। अगर वेक्टर के दोनों तरफ आपने मॉडुलस लगा दिया, इसका मतलब वेक्टर कैसा है, वो एक इसका मतलब आपने उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट किया है,
ठीक है। तो किसी वेक्टर को हम लोग मॉड्यूलस लगा दें, इसका मतलब हम लोग उसके केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। या फिर आप कह सकते हो एक सिंपल ए, जैसे ए वेक्टर है, अगर हम लोग इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो यहाँ से अगर हम लोग इस एरो को हटा दें तो इसका मतलब हम लोग केवल किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा होता है इसके पास में डायरेक्शन। अच्छा बच्चों, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को बताने के लिए हम लोग काम में लेते हैं ऑलवेज यूनिट वेक्टर। बच्चों क्या काम में लेते हैं, यहाँ पे हम लोग काम में लेते हैं यूनिट वेक्टर। और नाम से पता चल रहा है यूनिट वेक्टर, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड होता है बच्चों, यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा कितना होता है, इसका मैग्नीट्यूड यूनिट यानी 1 होता है, ठीक है। और ये जो यूनिट वेक्टर होता है वो ऑलवेज आपको क्या देता है बच्चों, ऑलवेज आपको डायरेक्शन देता है उस पर्टिकुलर वेक्टर की, ठीक है। और यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है बच्चों ए कैप, यानी किसी भी वेक्टर के ऊपर अगर हम लोग कैप लगा दें तो उसे हम लोग बोलते हैं उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर, ठीक है। और यूनिट वेक्टर केवल उस वेक्टर की डायरेक्शन बताता है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है बच्चों, 1 होता है, ठीक है। तो ये हमने बात की वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन की। यानी कि अगर मैं किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास में अगर कोई वेक्टर ए वेक्टर है तो इसके पास में एक मैग्नीट्यूड भी है और इस वेक्टर के पास में एक डायरेक्शन भी है। तो यानी किसी भी ए वेक्टर को हम लोग मॉड ऑफ ए और ए कैप की फॉर्म में लिख सकते हैं। आ गया यहाँ तक समझ में, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करें बच्चों तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हमें मिल सकता है यहाँ पे, यूनिट वेक्टर इक्वल टू ए कैप इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो ये मिल गया मुझे ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। यानी कि अगर किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो हमेशा हमें क्या मिलता है, हमेशा हमें यूनिट वेक्टर मिलता है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आ गया। अब देखिए हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं फर्दर। हमारे पास में बच्चों कितनी एक्सिस होती है, हमारे पास में 3 एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये मैंने अज्यूम किया एक्स एक्सिस बच्चों, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस, इन्हें हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। अच्छा बच्चों, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। हमेशा ध्यान रखें, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पे होती है बच्चों। एक्चुअल में जेड एक्सिस ये नहीं होती है, जेड एक्सिस एक्चुअल में ये वाली होती है, इस टाइप से परपेंडिकुलर टू प्लेन, ठीक है। बट अगर मुझे यहाँ पे इसको डिनोट करना है तो इसको इस वाली परपेंडिकुलर टू प्लेन को हम लोग यहाँ पे डिनोट तो नहीं कर सकते, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, बट एक्चुअल में इसका मतलब है कि जेड एक्सिस की डायरेक्शन ये वाली है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, ओके। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान रखें, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है उसे हम लोग बोलते हैं आई कैप। क्या बोलते हैं बच्चों, आई कैप। वाई एक्सिस का अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है उसे हम लोग बोलते हैं जे कैप एंड जेड एक्सिस का अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है बच्चों उसे हम लोग बोलते हैं के कैप। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जा रहा है एक्स एक्सिस में, ठीक है, तो उसका जो डायरेक्शन होगा उसमें लिखा होगा आई कैप। मतलब किसी वेक्टर के साथ में अगर आई कैप लिखा हुआ है मतलब उसकी डायरेक्शन कौन सी है, एक्स एक्सिस। किसी वेक्टर के साथ में जे कैप लिखा हुआ है तो उसकी डायरेक्शन कौन सी है, जेड एक्स वाई एक्सिस। और किसी ऑब्जेक्ट के साथ में या किसी क्वांटिटी के साथ में के कैप लिखा हुआ है मतलब उसकी डायरेक्शन कैसी है बच्चों, जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड है, ये आपको याद होने चाहिए कि आई कैप, जे कैप और के कैप का एक्चुअल मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये हमने की कि इसकी कोऑर्डिनेट एक्सिस की। आइए बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इस पे वेक्टर्स में। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अ मैन रनिंग इन एक्स डायरेक्शन विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, देन कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी। तो इसकी वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है बच्चों। एक आदमी है जो कि कहाँ मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस में, उसकी स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये आपको फाइंड आउट करना है। अच्छा बच्चों देखिए यहाँ पे वेलोसिटी जो होती है वो कैसी क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग डिनोट करते हैं वी वेक्टर से, ठीक है। इसकी स्पीड कितनी है, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बच्चों कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, प्लस वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम लोग किसकी बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन की बात करेंगे। कहाँ जा रहा है वो, टूवर्ड्स एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है बच्चों वो क्या होता है, आई कैप। तो यानी कि इसकी जो वेलोसिटी होगी बच्चों वो होगी 10 आई कैप मीटर पर सेकेंड। मतलब ऑब्जेक्ट
स्पीड कितनी है 10 और इसकी जो डायरेक्शन है वो कौन सी है एक्स एक्सिस पे, यानी इसकी वेलोसिटी हो गई 10 आई कैप। ओके, तो इस तरीके से हम लोग आई कैप, जे कैप और के कैप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वेक्टर्स पे थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग आगे लेके जाते हैं। अब अगर मुझे किसी भी वेक्टर को अगर मुझे किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, मतलब मुझे कॉपी के अंदर उसको रिप्रेजेंट करना है, तो ज्योमेट्रिकली हम लोग उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों ध्यान रखें ज्योमेट्रिकली हम लोग किसी भी वेक्टर को ज्योमेट्रिकली अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन एरो। बच्चों किसी भी वेक्टर को ज्योमेट्रिकली हम लोग एक एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों यहाँ पे जो लेंथ होगी एरो की, लेंथ ऑफ द एरो गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। लेंथ ऑफ द एरो क्या बताएगा बच्चों आपको उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एंड हेड ऑफ द एरो गिव्स डायरेक्शन, वो आपको क्या देगा बच्चों डायरेक्शन देगा। मतलब अगर किसी भी वेक्टर को मुझे कॉपी के अंदर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो मैं उस वेक्टर को एक एरो से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। एरो की जो लेंथ होगी बच्चों वो बताएगा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और एरो का जो हेड होगा वो बताएगा आपको उस वेक्टर की डायरेक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल बच्चों सपोज करो मैंने यहाँ पे एक एरो ड्रॉ किया, ठीक है, ये हो गया बच्चों इस एरो का हेड, यानी कि ये हो गया इसका एच, और ये हो गई बच्चों इस वेक्टर की टेल, यानी कि ये हो गए टी, ठीक है। अगर हम लोग इसकी लेंथ की बात करें बच्चों, तो इस वेक्टर की जो लेंथ होगी ये बताएगा उस वेक्टर की वैल्यू, यानी कि मैग्नीट्यूड। क्या बताएगा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इसका जो हेड होगा बच्चों ये बताएगा इस वेक्टर की डायरेक्शन, यानी कि ज्योमेट्रिकली एरो जो होगा उसका डायरेक्शन बताएगा वेक्टर का, और लेंथ बताएगा उसका मैग्नीट्यूड। ओके, फॉर एग्जांपल अगर सपोज करो बच्चों मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया, ए वेक्टर इस टाइप से मैंने अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब मुझे अगर ड्रॉ करना है 2a वेक्टर, तो 2a वेक्टर को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं, तो 2a वेक्टर का मतलब हो गया बच्चों इसका मैग्नीट्यूड जस्ट डबल हो गया, ठीक है। यानी कि अब हम लोग ये वेक्टर ड्रॉ करने वाले हैं बच्चों, यहाँ पे इस वेक्टर को हम लोग बोल सकते हैं 2a वेक्टर। क्या बोल सकते हैं 2a वेक्टर। इसका जो मैग्नीट्यूड है यानी इसकी जो लेंथ है बच्चों वो डबल हो गई। ओके, अच्छा एक बात और ध्यान रखें बच्चों कि प्लस और माइनस, अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी के साथ में प्लस और माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब प्लस और माइनस उस वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर दोनों वेक्टर पॉजिटिव प्लस है तो दोनों सेम डायरेक्शन में, या दोनों माइनस है तो दोनों सेम डायरेक्शन में, बट अगर एक वेक्टर प्लस में है तो दूसरा वेक्टर ऑलवेज किस में होगा बच्चों माइनस में होगा, तो वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। एग्जाम्पल ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया 2a वेक्टर, ये भी कैसा है बच्चों पॉजिटिव और ये भी कैसा है पॉजिटिव है, इसलिए इनकी डायरेक्शन सेम है, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड डबल हो गया इसलिए इसकी लेंथ को हमने डबल कर दिया, ठीक है। अब बच्चों सपोज करो मुझे ड्रॉ करना है -a वेक्टर, अब बच्चों -a वेक्टर में देखो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है a, मैग्नीट्यूड तो ओनली a ही है ना, तो यानी कि लेंथ तो मेरी यहाँ से लेकर यहाँ तक a ही रहेगी, इसके इक्वल रहेगी, लेकिन यहाँ पे माइनस आ गया, इसका मतलब इस वेक्टर की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो गई। इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो गई बच्चों जस्ट अपोजिट हो गई। तो -a वेक्टर को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आया समझ में। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी वेक्टर को हम लोग एक एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अब बच्चों यहाँ पे हम लोग वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 बच्चों, पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है वेक्टर की, पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि वेक्टर कैन बी शिफ्टेड इट्स पैरेलल। अच्छा बच्चों, अगर हम लोग किसी भी वेक्टर को इसकी पैरेलल डायरेक्शन में शिफ्ट कर दें तो इससे उस वेक्टर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना उस वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होगा। फॉर एग्जांपल सपोज करो मैंने यहाँ पे एक वेक्टर अज्यूम किया बच्चों ए वेक्टर, ठीक है। एक दूसरा वेक्टर हमने अज्यूम किया, अगर मैं इस वेक्टर को यहाँ से पैरेलल शिफ्ट कर दूँ बच्चों, इस वेक्टर को उठा के मैं यहाँ से यहाँ रख दूँ, तो क्या इस वेक्टर की लेंथ चेंज हो गई? नहीं। क्या इस वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो गई? नहीं। इसका मतलब पैरेलल शिफ्ट करने पे वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या मैं इस वेक्टर को उठा के यहाँ से यहाँ रख दूँ? हाँ बिल्कुल रख सकता हूँ। तो यानी कि यहाँ भी इसके मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ओके, तो आप किसी भी वेक्टर को उसके पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, इससे उसके मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
ठीक है। वेक्टर की सेकंड प्रॉपर्टी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी ये बोल रही है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अगर बच्चों हमें दो वेक्टर्स के बीच का एंगल लेना है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स शुड बी एंगल बिटवीन टू हेड्स। या तो दोनों वेक्टर्स के हेड्स के बीच का एंगल लेंगे हम लोग, या फिर एंगल बिटवीन हम लोग लेंगे टू टेल्स। अगर आपको दो वेक्टर के बीच के एंगल को कंसीडर करना है बच्चों, तो ध्यान रखें जो एंगल होगा यहाँ तो दोनों वेक्टर्स के हेड मीट करने चाहिए बच्चों, या फिर दोनों वेक्टर्स की टेल्स मीट करनी चाहिए। अगर एक वेक्टर का हेड और एक वेक्टर का अगर टेल मीट कर रही है तो वो एंगल आप कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मेरे पास में एक वेक्टर है बच्चों ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर है बच्चों बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो यहाँ पे देखिए बच्चों आप इन दोनों वेक्टर्स की टेल मीट कर रही है, तो ये वाला एंगल हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे थीटा। ओके, या फिर हो सकता है कि मेरे पास में दोनों हेड्स मीट करें इस टाइप से, तो ये वाला एंगल भी सही है, कितना है थीटा। अगर बच्चों सपोज करो मेरे पास में एक वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है बच्चों मेरे पास में इस टाइप से बी वेक्टर, और ये वाला एंगल अगर हम लोग ले थीटा, तो ये क्या ये एंगल सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि आप देखिए बच्चों इसका हेड और इस वेक्टर का हेड अगर आगे चला गया तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ टेल होगी, ठीक है। तो इस वेक्टर का हेड और इस वेक्टर का टेल यहाँ पे मीट कर रहे हैं, तो ये एंगल हम लोग कभी भी यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है वेक्टर्स के एंगल्स को लेके कि एंगल दो वेक्टर्स के बीच का कौन सा है। तो सिंपल सा तरीका है, जहाँ पे दोनों हेड या दोनों टेल्स मीट कर रही है वहाँ पर हम लोग उन दोनों वेक्टर्स का एंगल लेते हैं। ओके, तो अगर इस तरीके से मेरी कंडीशन है तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि बच्चों किसी भी वेक्टर को हम लोग उसके पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों ये जो बी वेक्टर है, इस बी वेक्टर को मैंने यहाँ पे एज इट इज़ रखा, इस बी वेक्टर को मैंने यहाँ पे एज इट इज़ रख दिया, ठीक है। और इस ए वेक्टर को मैंने यहाँ से उठा के शिफ्ट कर दिया इसके पैरेलल डायरेक्शन में। तो बच्चों इसको मैंने जब यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल मेरा बनेगा यहाँ पे 180 माइनस थीटा। कितना एंगल बन जाएगा बच्चों? 180 माइनस थीटा। यानी कि अगर दो वेक्टर्स का, एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर की टेल आपस में मीट करते हैं, उस केस में दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल हमेशा थीटा नहीं होता है, वो हमेशा कितना होता है? 180 माइनस थीटा होता है। आया समझ में? चलिए इस पे फटाफट एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको फाइंड आउट करना है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। आपको बच्चों दो वेक्टर्स गिवन है और इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल आप फटाफट फाइंड आउट करके बताइए कितना होगा। एक वेक्टर मेरे पास में ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, ये एंगल आपको गिवन है 60 डिग्री। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। बच्चों फटाफट कीजिए चुटकों में। क्या ये वाला एंगल पॉसिबल है? नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ये हेड मीट कर रहा है और यहाँ पे इसकी टेल मीट कर रही है, ये एंगल हम लोग कभी नहीं लेंगे, तो 60 डिग्री यहाँ पे आंसर नहीं होगा। अब मेरे पास में दो ऑप्शन है बच्चों। या तो पहला ऑप्शन ये है कि इस ए वेक्टर को मैंने एज इट इज़ रखा, ए वेक्टर को मैंने एज इट इज़ रखा और इस बी वेक्टर को मैंने यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, मतलब इसके पैरेलल शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आप देखिए दोनों वेक्टर्स की टेल्स मीट हो गई, तो यानी कि ये एंगल कितना हो गया बच्चों मेरा यहाँ पे 180 माइनस 60, यानी कि ये एंगल मेरे को कितना मिल जाएगा? 30 डिग्री, ठीक है। तो सिंपल तरीका है दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड आउट करने का, दोनों के हेड या दोनों के टेल्स मीट करनी चाहिए। अगर नहीं कर रही है तो 180 में से आप माइनस कर दो, वो उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल आपको मिल जाएगा। आइए बच्चों अब हम लोग सीखते हैं कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। कोई भी बच्चों मेरे पास में जो वेक्टर होता है उसके हम लोग हमेशा दो कंपोनेंट करते हैं, एक जैसे हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक दूसरा करते हैं हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट। अभी हम लोग एक वेक्टर के दो कंपोनेंट कर रहे हैं, 2D में कर रहे हैं, और उसके बाद में हम लोग एक वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स की बात करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, किसी भी वेक्टर के हम लोग दो कंपोनेंट्स यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। और अभी हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों किस में? 2D में हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब इसके हम लोग दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों यहाँ देखिए, सपोज करो मेरे पास एक वेक्टर है बच्चों एफ वेक्टर, इसको मैंने अज्यूम कर लिया एफ वेक्टर,
ठीक है। अब ये जो एफ वेक्टर है बच्चों, इसके हम लोग दो टुकड़े करने वाले हैं, इसके दो पार्ट करने वाले हैं, एक एक्स डायरेक्शन में और दूसरा हम लोग करने वाले हैं वाई डायरेक्शन में। तो बच्चों यहाँ देखिए, सपोज करो ये जो डायरेक्शन है इसको मैंने एज्यूम कर लिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यानी कि ये हो गया मेरा एक्स डायरेक्शन, और ये जो डायरेक्शन है बच्चों इसको मैंने एज्यूम कर लिया वाई डायरेक्शन, यानी कि ये हो गया मेरा वर्टिकल डायरेक्शन, यानी कि इसको मैंने एज्यूम कर लिया वाई डायरेक्शन। ओके, तो यानी कि मैं इसको एज्यूम कर रहा हूँ एक्स डायरेक्शन और इसको मैं एज्यूम कर रहा हूँ बच्चों वाई डायरेक्शन। ओके, अभी आपने पढ़ा था कि एक्स के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है उसे हम लोग बोलते हैं आई कैप, और वाई के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जे कैप। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर विद हॉरिजॉन्टल कितना एंगल ड्रॉ कर रहा है बच्चों, थीटा एंगल ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, और ये जो ट्राइंगल है इसको नाम दिया मैंने ओ ए बी। अब ये जो वेक्टर है बच्चों इसको मैंने दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, एक कंपोनेंट हो गया मेरा ओ बी और दूसरा कंपोनेंट हो गया मेरा ए बी। ओके, अब मुझे यहाँ पे ओ बी और ए बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर मैं ओ बी की डायरेक्शन की बात करूँ बच्चों तो मुझे ऑलरेडी दिख रहा है कि डायरेक्शन कौन सी है, आई कैप यानी एक्स एक्सिस। अगर ए बी की डायरेक्शन की बात करूँ तो वो मुझे कौन सी दिख रही है, वाई डायरेक्शन में, यानी कि जे कैप। ठीक है, और मैंने अभी आपको बताया अगर आपको किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो आप उस वेक्टर की लेंथ को फाइंड आउट कर लीजिए, क्योंकि जो एरो होता है, एरो की जो लेंथ होती है उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अच्छा बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो वेक्टर है एफ वेक्टर, ये जो एफ वेक्टर है बच्चों, एफ वेक्टर मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है एरो की वो इस एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, और किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है बच्चों वो एफ वेक्टर है तो एफ के इक्वल होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ओ ए बी, इन ट्राइंगल ओ ए बी। बच्चों यहाँ पे हाइपोटेनस मुझे कितना गिवन है, एफ, और मुझे बेस को फाइंड आउट करना है, तो हम लोग कॉस थीटा अप्लाई करें यहाँ पे, तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस बच्चों ये हो जाएगा ओ बी अपॉन ओ ए, देन कॉस थीटा विल बी इक्वल टू ओ बी। बच्चों ओ बी मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है और ओ ए मेरा किसके इक्वल है, एफ के इक्वल, तो यानी कि ओ बी इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा, ओ बी इक्वल टू हो गया बच्चों एफ कॉस थीटा। तो पहला जो कंपोनेंट आया मेरा वेक्टर का एफ का वो कितना आया बच्चों, एफ कॉस थीटा, और ये जो कंपोनेंट है ये कौन सा कंपोनेंट है बच्चों, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं बच्चों यहाँ पे ए बी। अब अगर ये वाला एंगल आपने थीटा अज्यूम किया तो थीटा के सामने आपको क्या मिलता है, परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे हम लोग वापस अप्लाई करते हैं बच्चों साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू आपको मिल गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बच्चों यहाँ पे हाइपोटेनस आपका कितना है, ओ ए, हाइपोटेनस कितना हो गया बच्चों, ओ ए हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग ए बी की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो ए बी मुझे कितना मिल जाएगा, ओ ए साइन थीटा, और ओ ए मेरा किसके इक्वल है, यहाँ पे ओ ए इक्वल हो गया मेरा एफ साइन थीटा, यानी कि मेरा जो दूसरा कंपोनेंट हो गया बच्चों वेक्टर का वो हो गया एफ साइन थीटा। ओके, अच्छा बच्चों यहाँ पे ध्यान दें कि ये जो वेक्टर एफ वेक्टर है एक्स डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट है बच्चों वो हमने कितना अज्यूम कर लिया, एफ एक्स, और वाई डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट है इसको आपने कितना अज्यूम कर लिया बच्चों, एफ वाई। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो ए बी है इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, एफ एक्स, और यहाँ पे जो ओ बी है जो कि एक्स डायरेक्शन में है बच्चों इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, एफ एक्स। तो ये मैंने अज्यूम कर लिया बच्चों यहाँ पे एफ एक्स, और ये जो ए बी है जो वाई डायरेक्शन में है बच्चों इसे हम लोग कितना अज्यूम कर लें, इसको मैंने अज्यूम कर लिया बच्चों एफ वाई। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी वेक्टर के हम लोग दो कंपोनेंट्स करते हैं। पहला कंपोनेंट जो थीटा के साथ होता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए थीटा के साथ वाला कंपोनेंट हमेशा क्या होता है बच्चों, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा। थीटा के साथ वाला कंपोनेंट हमेशा क्या मिलता है बच्चों, एफ कॉस थीटा। किसी भी वेक्टर का थीटा के साथ वाला कंपोनेंट हमेशा मिलता है आपको एफ कॉस थीटा। ठीक है, और दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो हमेशा कितना मिलता है आपको, एफ साइन थीटा। तो यानी कि यहाँ पे मैंने इस वेक्टर के दो पार्ट कर दिए, एफ वेक्टर इक्वल टू इसके मैंने दो टुकड़े कर दिए। पहला टुकड़ा किया बच्चों मैंने एफ एक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और यहाँ पे हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ भी मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो एफ एक्स तो हो गया मैग्नीट्यूड, प्लस साथ में हमने लिखा इसकी डायरेक्शन जो कि हो गया आई कैप, प्लस दूसरा मैंने इसका कंपोनेंट किया बच्चों एफ वाई। ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन हो गई बच्चों वो हो गई जे कैप। यानी किसी भी वेक्टर को हम लोग इस तरीके से इसके दो कंपोनेंट्स में हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पे ध्यान दें कि
इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पे कि वेक्टर f की वैल्यू fx और fy को हम लोग ऐड कर दें तो हमें f मिलेगा बच्चों, ऐसा कभी नहीं होता है। ये केवल इसको वेक्टर में रिप्रेजेंट करने का तरीका है बच्चों। यहाँ पे हम लोग मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में फिजिक्स के रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो मेरा अगर प्लस है तो इसका मतलब ये नहीं कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 के इक्वल f के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल बच्चों सपोज करो ये 3 है, ठीक है, और ये कितना है बच्चों 3 है। अब इसका मतलब ये नहीं कि f वेक्टर आपको 6 मिलेगा ऑलवेज, नहीं बच्चों, ऐसा कभी नहीं होता है। डिपेंड करेगा कि f वेक्टर इन दोनों के बीच का एंगल कितना है उस पर डिपेंड करता है। तो ये केवल तरीका होता है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का कि इस वेक्टर f को मैंने दो कंपोनेंट में डिवाइड किया, एक x एक्सिस में और एक y एक्सिस में। x एक्सिस में इसका जो कंपोनेंट है वो fx है और y एक्सिस में इसका जो कंपोनेंट है वो बच्चों कितना है, fy है। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बच्चों अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं इसका मैग्नीट्यूड। तो ये जो तरीका होता है बच्चों इसे हम लोग बोलते हैं वेक्टर फॉर्म। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ पे वेक्टर फॉर्म। मैंने केवल इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा है। अच्छा, अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है बच्चों, अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो मैग्नीट्यूड का मतलब मैंने अभी आपको बताया था बच्चों कि अगर इस वेक्टर की लेंथ को हम लोग फाइंड आउट कर लें, अगर इस वेक्टर की लेंथ को हम लोग फाइंड आउट कर लें तो ये लेंथ ही तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ओके। अब मुझे मेरे पास में एक ट्राइंगल गिवन है और ये मुझे हाइपोटेनस की लेंथ हाइपोटेनस के इक्वल है, ठीक है। तो अगर मुझे इसकी लेंथ को फाइंड आउट करना है बच्चों तो हमें फॉर्मूला पता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अगर हम लोग इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें बच्चों तो एफ स्क्वायर विल बी कितना होगा, एफ एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, एफ वाई स्क्वायर, ओके। और अगर यहाँ से हम लोग f की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो रूट हो गया एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, ओके। तो बच्चों ध्यान रखें यहाँ पे अगर कोई भी वेक्टर आपको आई कैप और जे कैप के फॉर्म में गिवन है और आपको उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो आप कभी भी उन दोनों वेक्टर्स को डायरेक्ट ऐड मत कीजिएगा। हमें एक फॉर्मूला फॉलो करना होता है, एफ इक्वल टू रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा बच्चों अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं टू फाइंड डायरेक्शन, टू फाइंड डायरेक्शन। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग इस वेक्टर की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर लेते हैं। बच्चों देखो डायरेक्शन का मतलब होता है थीटा, यानी कि कोई भी वेक्टर की डायरेक्शन, यानी कि वो वेक्टर हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे उसे हम लोग बोलते हैं, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं उस वेक्टर की डायरेक्शन को फाइंड आउट करना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे इस वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं बच्चों टेन थीटा इक्वल टू कितना हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यानी कि टेन थीटा हो गया बच्चों एफ वाई अपॉन एफ एक्स। और अगर मुझे यहाँ पे थीटा को फाइंड आउट करना है तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स 1/10 टेन इनवर्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स। तो बच्चों दूसरा फॉर्मूला आपको लर्न करना है डायरेक्शन का, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स। और डायरेक्शन का मतलब होता है फिजिक्स में एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको। अच्छा बच्चों यहाँ पे ये जरूर देखें कि ये जो एंगल थीटा बन रहा है ये बन रहा है आपका विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। बच्चों यहाँ देखिए कि ये जो एंगल आपने अज्यूम किया ये एक्स एक्सिस के साथ में अज्यूम किया ना, थीटा एंगल एफ का एक्स एक्सिस साथ में एंगल कितना बन रहा है, थीटा। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर आपके फॉर्मूले में एफ वाई अपॉन एफ एक्स है तो जो क्वांटिटी डिनोमिनेटर में आती है थीटा उसके रेस्पेक्ट में लेते हैं, आ रहा है समझ में। तो यहाँ पे अगर आपको लेना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस तो थीटा कितना हुआ, टेन इनवर्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स। अगर आपको थीटा फाइंड आउट करना है विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस मतलब वाई एक्सिस के साथ में अगर आपको थीटा अज्यूम करना है तो फॉर्मूला मेरा बन जाएगा एफ एक्स अपॉन एफ वाई, एफ एक्स अपॉन एफ वाई, ओके। तो बच्चों आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये जो मैंने आपको दोनों बात बताई कि एक्स एक्सिस के साथ में एंगल गिवन है या फिर वाई एक्सिस के साथ में एंगल आपको गिवन है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ ध्यान रखें कि किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व करने के लिए हमें दो कंपोनेंट्स लेते हैं। पहला कंपोनेंट हम लोग लेते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा हम लोग कंपोनेंट लेते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। अब बच्चों सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ, थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट होता है किसी भी वेक्टर का, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट वो हमेशा कॉस थीटा होता है और दूसरा कंपोनेंट हमेशा साइन थीटा होता है। दूसरी बात, जिस वेक्टर के हम लोग दो कंपोनेंट्स कर रहे हैं कॉस थीटा और साइन थीटा, वो वेक्टर उन दोनों कंपोनेंट्स के कहीं ना कहीं बीच में लाई करना चाहिए। बच्चों ध्यान रखें जिस वेक्टर के हम लोग दो कंपोनेंट्स कर रहे हैं वो दोनों कंपोनेंट्स उन दोनों वेक्टर्स के कहीं ना कहीं बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात,
जो वेक्टर की डायरेक्शन होगी, जो डायरेक्शन वेक्टर की होगी वही डायरेक्शन उन दोनों कंपोनेंट्स की भी होगी, वही डायरेक्शन उन दोनों कंपोनेंट्स की भी होगी। ये तीन बातें अगर आपने लर्न कर ली बच्चों, तो वेक्टर में कोई भी क्वेश्चन में आप परेशान नहीं होंगे, हर क्वेश्चन को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिजिक्स में वेक्टर क्वांटिटीज़ के कंपोनेंट्स किसी भी चैप्टर में कहीं भी आ सकता है, तो प्लीज़ आप इसको एक बार ज़रूर समझें कि एक्चुअल में इसका मतलब होता क्या है। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम लोग सीखते हैं फटाफट कि वेक्टर्स को हम लोग किस तरीके से चुटकियों में रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, मेरे पास में कुछ वेक्टर्स गिवन है। सपोज करो बच्चों मेरे पास में पहला वेक्टर आपको गिवन है एफ वेक्टर। ठीक है, और इस एफ वेक्टर के मुझे यहाँ पे दो कंपोनेंट करने हैं। बच्चों यहाँ देखें, ये मुझे वेक्टर गिवन है एफ वेक्टर, और इस एफ वेक्टर के मुझे दो कंपोनेंट्स करने हैं। आपको ये बताने कि कौन सा कंपोनेंट कॉस होगा और कौन सा कंपोनेंट साइन होगा, उनकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, और ये जो वेक्टर है बच्चों यहाँ से कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। दूसरा मेरे पास में ए वेक्टर है बच्चों, ए वेक्टर यहाँ से कितने एंगल पे बच्चों, थीटा एंगल पे। तीसरा जो मेरा वेक्टर है बच्चों ये वाला वेक्टर है, और ये जो वेक्टर है ये यहाँ से कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे, और इसका एरिया इसको हम लोग मान लेते हैं ए वेक्टर। ठीक है, अब मुझे बताने कि वेक्टर के कंपोनेंट्स हम लोग फटाफट चुटकियों में कैसे कर सकते हैं। बच्चों देखिए, मैंने अभी आपको बताया किसी भी वेक्टर का थीटा के साथ वाला कंपोनेंट हमेशा क्या होता है, कॉस थीटा। किसी भी वेक्टर का थीटा के साथ वाला कंपोनेंट हमेशा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यानी कि ये वाला जो कंपोनेंट होगा बच्चों, ये कंपोनेंट हो गया इसका एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा। ठीक है, तो दूसरा वाला जो कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा, वो होगा एफ साइन थीटा। ठीक है, अब एफ साइन थीटा की डायरेक्शन कौन सी होगी, मैंने आपको बताया था बच्चों जिस वेक्टर के हम लोग दो कंपोनेंट्स करते हैं वो वेक्टर इन दोनों कंपोनेंट्स के कहीं ना कहीं बीच में आना चाहिए। और दूसरी बात, दोनों कंपोनेंट्स हमेशा एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे एफ साइन थीटा को यहाँ ड्रॉ कर दिया और दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो गए, तो ध्यान रखें ये जो वेक्टर है एफ, क्या ये इन दोनों कहीं ना कहीं बीच में लाई कर रहा है, नहीं। इसका मतलब एफ साइन थीटा की डायरेक्शन ये नहीं हो सकती। एफ साइन थीटा मेरा हो जाएगा इस तरीके से एफ साइन थीटा। आ गया समझ में। चलिए बच्चों यहाँ देखते हैं थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कौन सा होगा बच्चों, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट हो गया ए कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट ऐसा होना चाहिए कि ये वेक्टर बीच में आना चाहिए और इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ऑब्वियस ही बात है बच्चों, ये जो कंपोनेंट हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा इसका ए साइन थीटा। ठीक है, अच्छा बच्चों यहाँ देखें हम लोग थीटा के साथ वाला जो वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी बच्चों, जो ओरिजिनल वेक्टर की होगी। यहाँ पे वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन में था, यहाँ पे वेक्टर टूवर्ड्स पॉइंट है, तो इसके जो कंपोनेंट्स है बच्चों वो भी कैसे आएंगे, टूवर्ड्स पॉइंट आएंगे। थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट होगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट ये वेक्टर दोनों के बीच में तभी आएगा जब दूसरा कंपोनेंट हम लोग यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया बच्चों मेरा, ए साइन थीटा। तो आप किसी भी वेक्टर के चुटकियों में कंपोनेंट्स आप फटाफट निकाल सकते हैं कि कौन सा कंपोनेंट आपका कॉस होगा, कौन सा कंपोनेंट आपका साइन होगा। बच्चों कभी भी रटने की ज़रूरत नहीं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑलवेज कॉस होता है और वर्टिकल कंपोनेंट ऑलवेज साइन होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। डिपेंड करता है एंगल पे। किस पे डिपेंड करता है बच्चों, एंगल पे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखिए इस वाले क्वेश्चन में देखिए बच्चों, अगर मेरा एंगल मैंने थीटा लिया तो इस केस में वर्टिकल कंपोनेंट मुझे क्या मिल गया, एफ कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या मिल गया मुझे, एफ साइन थीटा। तो कभी भी ऐसा मत कहना कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस होता है, वर्टिकल कंपोनेंट साइन होता है, नहीं, वो डिपेंड करता है एंगल पे। बस आपको सिंपल सा लर्न करना है कि थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कॉस होता है, बस इतना सा लर्न करो। ठीक है, कंपोनेंट्स में बच्चों अब हम लोग बात करते हैं, अगर कोई भी वेक्टर है 3D के अंदर है, मतलब एक्स एक्सिस में भी है, वाई एक्सिस में भी है और जेड एक्सिस में भी है, तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं और उस वेक्टर को कंपोनेंट्स में हम लोग किस तरीके से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन 3D। तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन 3D। अगर मेरा वेक्टर 3D में है तो कंपोनेंट्स हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है बच्चों, मान लेते हैं यहाँ पे मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर और ये मेरी एक्स एक्सिस है बच्चों। ठीक है, इसको मैंने अज्यूम किया बच्चों वाई एक्सिस और इसको मैंने अज्यूम कर लिया यहाँ पे जेड एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ में ये वेक्टर जो एंगल बना रहे हैं इसमें मैं अल्फा अज्यूम कर लें, वाई एक्सिस के साथ में जो एंगल बन रहा है इसको बीटा अज्यूम कर लें, और बच्चों जेड एक्सिस एक्चुअल मेरी ये वाली इस टाइप से। ठीक है, और वेक्टर मेरा कुछ इस टाइप से जा रहा है, ए वेक्टर मेरा इस टाइप से जा रहा है, जेड एक्सिस मेरी ये वाली है, तो ए ने एक्स में भी डिस्टेंस कवर किया, ए ने वाई में भी किया और ए ने जेड में भी किया। तो इसका मतलब ए मेरा कहाँ जा रहा है, स्पेस के अंदर जा रहा है बच्चों। 3D का मतलब होता है जब हम लोग स्पेस की बात करते हैं वो 3D होता है,
और जब हम प्लेन की बात करते हैं वो 2D होता है। जब एरोप्लेन फ्लाई ऑफ करता है एयर के अंदर तो वो 3D में होता है। एरोप्लेन ऐसे भी जा सकता है, एरोप्लेन ऐसे भी जा सकता है, एरोप्लेन ऐसे भी जा सकता है, तो वो 3D के अंदर मूव करता है। और जब भी ऑब्जेक्ट 3D के अंदर मूव करता है तो हम लोग 3 यानी कि 3 डायरेक्शन की बात करते हैं वहाँ पे, एक्स, वाई और जेड। ठीक है, और मान लेते हैं ये जो ए वेक्टर है ये जेड एक्सिस के साथ में कितना एंगल ड्रॉ कर रहा है बच्चों, ये कर रहा है अल्फा, बीटा और ये मान लिया आपने गामा। ठीक है, तो यहाँ पे इस ए वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स करेंगे हम लोग, एक एक्स में, एक वाई में और एक बच्चों तीसरा कहाँ करेंगे, जेड में। तो मान लेते हैं एक्स एक्सिस में इसका जो कंपोनेंट है वो आपने कितना अज्यूम कर लिया, ए एक्स। वाई डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट है वो आपने कितना अज्यूम कर लिया बच्चों, ए वाई। और जेड डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट है वो आपने कितना अज्यूम कर लिया, ए जेड। ठीक है, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ बच्चों, अभी हमने सीखा था कि आपने किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स करते हैं तो वेक्टर फॉर्म में हम लोग किस तरीके से लिखते हैं। तो अगर हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ए वेक्टर इक्वल टू बच्चों एक्स में इसका कंपोनेंट कितना है, ए एक्स, इसको हमने लिखा ए एक्स आई कैप, प्लस वाई में इसका कंपोनेंट कितना है, ए वाई, तो इसको लिखा मैंने ए वाई जे कैप, प्लस जेड डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट है बच्चों वो आपने कितना अज्यूम कर लिया, ए जेड, और इसकी डायरेक्शन जेड है, तो ये आपने लिखा इस वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है बच्चों तो ध्यान रखें, अगर मुझे यहाँ पे मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना है तो एज इट इज़ हम लोग पहले की तरह फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों, रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। 2D में था तो एक्स और वाई था तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, बट ये 3D में है तो यहाँ पे तीसरा कंपोनेंट और आएगा बच्चों, ए जेड स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर। ओके, अब बच्चों यहाँ ध्यान दें कि अगर हम लोग डायरेक्शन की बात करें तो 2D के अंदर हमारे पास में बच्चों डायरेक्शन फिक्स होती है, या तो एक्स एक्सिस के साथ में या फिर वाई एक्सिस के साथ में। बट अगर हम लोग 3D में डायरेक्शन दें तो हमारे पास में 3 केस पॉसिबल है कि मैं डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ देना चाहूँ, या वाई एक्सिस का देना चाहूँ, या फिर जेड एक्सिस का देना चाहूँ। ठीक है, तो 3D में हम लोग हमेशा बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस की बच्चों, किसकी बात करते हैं, डायरेक्शन कोसाइन की। तो हम लोग यहाँ पे हमेशा बात करते हैं बच्चों डायरेक्शन कोसाइन, ध्यान रहे 3D में हम लोग बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन की। ठीक है बच्चों, अभी हमने देखा कि x डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट है बच्चों वो कितना है, ax। मैंने आपको कहा कि वेक्टर का थीटा के साथ वाला कंपोनेंट हमेशा क्या होता है, ए कॉस थीटा। ठीक है, तो इस वेक्टर का अल्फा के साथ वाला कंपोनेंट ए एक्स है ना, तो यानी कि ए एक्स इसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, ए एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए कॉस अल्फा। इस वेक्टर का बीटा के साथ वाला कंपोनेंट कौन सा होगा बच्चों इस डायरेक्शन में, ए वाई, और ए वाई कितना हो जाएगा बच्चों, ए वाई इक्वल टू हो जाएगा ए कॉस बीटा। ए का बीटा के साथ वाला कंपोनेंट ए कॉस बीटा और ए वाई हो जाएगा। सिमिलरली ए का गामा के साथ वाला कंपोनेंट कितना होगा बच्चों, ए कॉस गामा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ए जेड के इक्वल। ठीक है, तो बच्चों ये जो ए एक्स ए वाई एंड ए जेड होता है इन्हें हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। ओके, अब बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग ए एक्स स्क्वायर करके इन तीनों को ऐड करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। स्क्वायर करके ऐड करें तो यहाँ आ गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। तो यहाँ पे हमने ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया, ये मुझे मिल गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ओके, अच्छा बच्चों यहाँ देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसे हम लोग बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, यानी कि ए इक्वल टू रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर है। अगर हम लोग इस रूट को यहाँ से हटाएं तो ये वैल्यू मुझे किसके इक्वल मिलेगी बच्चों, ए स्क्वायर के इक्वल मिलेगी। यानी कि इस पूरी क्वान्टिटी को हम लोग कितना लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ओके, यहाँ पे देखो बच्चों ए स्क्वायर से ए स्क्वायर को हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान रखना है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। बच्चों ये डायरेक्शन कोसाइंस का रिलेशन होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा ऑलवेज इक्वल टू कितना होता है, 1।
आया यहाँ तक समझ में? हाँ, अगर हम लोग इसको साइन में कन्वर्ट करें बच्चों तो देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। तो 1 प्लस 1 कितना हो गया बच्चों 3, और 3 को जब हम लोग यहाँ से यहाँ लेके आएंगे तो 1 माइनस 3 इक्वल टू -2, और माइनस से बच्चों ये माइनस कैंसिल आउट होगा। तो हम लोग दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 2। तो 3D के अंदर आपको ये डायरेक्शन कोसाइंस के फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपको यहाँ पे लर्न करने हैं। तो बच्चों अभी तक हमने सीखा एक वेक्टर क्या होता है, वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और वेक्टर को किस तरीके से कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं, और वेक्टर के कंपोनेंट्स अगर हमें गिवन है तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इस वेक्टर की डायरेक्शन को हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों आइए हम लोग जल्दी से इसके ऊपर कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये बोल रहा है इफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड इज 10 मीटर पर सेकेंड, देन कैलकुलेट इट्स वर्टिकल स्पीड। बच्चों आपको गिवन है कि एक स्पीड है, वो स्पीड आपको कितने गिवन है बच्चों 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उस स्पीड का एक कंपोनेंट कितना गिवन है आपको 10 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग मान लेते हैं लेट v कितना है बच्चों 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और अपने ये अज्यूम कर लिया कि लेट उसका एक कंपोनेंट या तो हम लोग vx अज्यूम कर लें या फिर हम लोग vy अज्यूम कर लें। ठीक है, तो मान लेते हैं इसका एक कंपोनेंट यानी vx इतना गिवन है आपको 10 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन बोल रहा है दूसरा कंपोनेंट कितना होगा, यानी कि यहाँ पे आपको vy की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ओके, तो बच्चों अभी हमने फॉर्मूला देखा v इक्वल टू, इस वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ वेक्टर फॉर्म में vx i कैप प्लस vy j कैप। ओके, अगर हम लोग इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें बच्चों तो v इक्वल टू √vx स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको v स्क्वायर इक्वल टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, और अगर हम लोग यहाँ पे v की वैल्यू को पुट करें बच्चों, v की वैल्यू मुझे गिवन है 20 का होल स्क्वायर इक्वल टू vx मुझे यहाँ पे गिवन है 10 का स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर एज इट इज़ मैंने पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ये मुझे मिल गया 400 माइनस 100 इक्वल टू vy का स्क्वायर, और बच्चों यहाँ से vy इक्वल टू कितना आ गया √300, और v कैन से 10√300 को मैंने लिखा बच्चों, 300 को मैंने लिखा यहाँ पे √100 इंटू 3, √100 को 100 को रूट से बाहर लिया तो ये मिल गया 10√3 मीटर पर सेकेंड। मतलब इसका जो दूसरा कंपोनेंट होगा बच्चों वो कितना होगा 10√3 मीटर पर सेकेंड। चलिए बच्चों जल्दी से एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग इस पे। सपोज करो बच्चों एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास कितना गिवन है, इसका मास आपको गिवन है 3 किलोग्राम। कितना गिवन है बच्चों 3 किलोग्राम। अभी हम लोग चलो इसको अज्यूम कर लेते हैं स्मॉल m, इसका मास हमने अज्यूम कर लिया स्मॉल m। ओके, और ये जो एंगल आपको गिवन है बच्चों, ये एंगल आपको गिवन है थीटा। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसका जो वेट होगा उस वेट को हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड करना है। डिवाइड द वेट इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। बच्चों ध्यान रखना किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो हमेशा लगता है टूवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हमेशा कहाँ लगता है टूवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और आपने ऑब्जेक्ट का वेट का फॉर्मूला पढ़ा है W इक्वल टू mg। तो यानी कि इसका जो वेट होगा बच्चों W इक्वल टू mg वो कहाँ होगा वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब ये जो mg है बच्चों यहाँ पे मुझे इसके दो कंपोनेंट्स करने हैं, एक थीटा के साथ वाला कंपोनेंट, एक दूसरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ठीक है, तो मतलब जो कंपोनेंट्स मुझे मिलेंगे बच्चों यहाँ पे वो कंपोनेंट्स मुझे एक तो मिलेगा परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये जो प्लेन है, एक तो मुझे इसके परपेंडिकुलर मिलेगा बच्चों, और दूसरा कंपोनेंट मुझे इस प्लेन के अलोंग मिलेगा। ठीक है, अच्छा बच्चों यहाँ देखिए अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो गया बच्चों 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री हो गया बच्चों। तो ये पूरा एंगल कितना है ट्राइंगल में 180 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना हो गया बच्चों 90 माइनस थीटा। ओके, अच्छा बच्चों यहाँ देखिए अगर ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हुआ तो ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल 90 डिग्री है। तो 90 माइनस थीटा में से अगर हम लोग 90 में से 90 माइनस थीटा को माइनस करें तो ये एंगल वापस आपको कितना मिल जाता है बच्चों थीटा। यानी कि अगर ये वाला एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी कितना होगा थीटा होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब ये जो mg है इसका थीटा के साथ वाला कंपोनेंट हम लोग कितना अज्यूम करते हैं बच्चों mg cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट mg बीच में आना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा कंपोनेंट ये वाला होगा और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे mg sin थीटा।
ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट कर दिया आपने, mg cos थीटा और mg sin थीटा। चलिए बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पास में दो वेक्टर्स आपको गिवन है बच्चों, ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर आपको गिवन है बच्चों बी वेक्टर, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है कंपोनेंट्स ऑफ दिस टू वेक्टर्स अलोंग ए लाइन विच मेक्स एंगल 60 डिग्री, विच मेक्स एंगल 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। बच्चों आपको क्वेश्चन गिवन है कि आपके पास में दो वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। इन दोनों वेक्टर्स के आपको कंपोनेंट्स करने हैं एक लाइन के अलोंग और लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जो कि एंगल एक्स एक्सिस साथ में कितना एंगल बनाती है बच्चों, 60 डिग्री एंगल बनाती है। ओके तो बच्चों देखिए पहले हम लोग इस वेक्टर ए के दो कंपोनेंट करें। मैंने आपको बताया था थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट होता है वो हमेशा कौन सा होता है, कॉस थीटा। तो ए का थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कितना होगा बच्चों, ए कॉस 60, ठीक है। और दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो ए साइन 60 होगा, बट दूसरा कंपोनेंट हमेशा इस कॉस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, और दूसरी बात ए उन दोनों कंपोनेंट्स के बीच में होना चाहिए। तो ऑब्वियस ही बात है बच्चों ये दूसरा जो कंपोनेंट होगा ये कितना मिल जाएगा आपको, ए साइन 60 डिग्री। आया यहाँ तक समझ में। अब बच्चों यहाँ देखिए अगर मुझे इस बी के दो कंपोनेंट्स करने हैं तो अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, 30 डिग्री, ठीक है। तो बी का थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कितना होगा बच्चों, बी कॉस 30, बी कॉस 30, और दूसरा कंपोनेंट जो होगा वो इस टाइप से होगा, और ये दोनों कॉस और साइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे बच्चों, और दूसरा कंपोनेंट आपको मिल गया यहाँ पे बी साइन 60। तो इस तरीके से आपको दो वेक्टर्स के कंपोनेंट करने आने चाहिए। आइए बच्चों इसके ऊपर एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपके पास दो बॉल्स हैं, आपके पास 2 बॉल्स हैं, ठीक है। अच्छा बॉल नंबर 1 जो है वो मूव कर रही है, एक टेबल के ऊपर दो बॉल्स रखी हुई है, ठीक है। दोनों बॉल्स टेबल के ऊपर मूव कर रही है। पहली वाली जो बॉल है बच्चों, पहली वाली बॉल की एक्स एक्सिस में स्पीड कितने गिवन है आपको, 1 मीटर पर सेकेंड, और वाई डायरेक्शन में स्पीड कितने गिवन है आपको, √3 मीटर पर सेकेंड, √3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जो बॉल नंबर 2 है बच्चों, बॉल नंबर 2 की एक्स डायरेक्शन में स्पीड कितने गिवन है, 2 मीटर पर सेकेंड, और वाई डायरेक्शन में स्पीड कितने गिवन है बच्चों, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है फाइंड एंगल बिटवीन दीज 2 बॉल्स, इन दोनों बॉल्स के बीच का एंगल आपको फाइंड आउट करना है। ओके अच्छा बच्चों यहाँ पे देखिए अभी मैंने फॉर्मूला फाइंड आउट किया था एक एंगल का, डायरेक्शन का, और फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, tan थीटा इक्वल टू, हमने फाइंड आउट किया था बच्चों vy/vx, और यहाँ पे नीचे x आ गया, मतलब किसके रेस्पेक्ट में होगा बच्चों, ये विद रेस्पेक्ट टू x एक्सिस होगा, ये बताया था मैंने अभी आपको, vy/vx। तो अगर नीचे x आ गया मतलब एंगल हम लोग किसके रेस्पेक्ट में लेंगे, यहाँ पे x एक्सिस के रेस्पेक्ट में हम लोग एंगल यहाँ पे लेंगे, ठीक है। अब पहली वाली बॉल का हम लोग एंगल फाइंड आउट करें, बॉल नंबर 1 का। तो बच्चों बॉल नंबर 1 के लिए अप्लाई करें tan थीटा इक्वल टू वाई कंपोनेंट कितना है, √3 अपॉन x कंपोनेंट कितना है यहाँ पे 1। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू बच्चों यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू √3, और √3 बच्चों किसके इक्वल होता है, tan 60 डिग्री के इक्वल, यानी कि थीटा इक्वल टू कितना मिल गया बच्चों मुझे, 60 डिग्री। ओके सिमिलरली अगर हम लोग बॉल 2 की बात करें यहाँ पे, तो बॉल 2 के लिए अगर हम लोग tan थीटा डैश फाइंड आउट करें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ये मुझे मिल गया vy/vx इक्वल टू 1, और 1 बच्चों किसके इक्वल होता है, tan 45 डिग्री के इक्वल। तो यानी कि दूसरी बॉल का जो एंगल मुझे मिल गया विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस कितना मिल गया, 45 डिग्री। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इन दोनों बॉल्स के बीच का एंगल कितना है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो बच्चों यहाँ देखिए इसको मैंने एज्यूम किया एक्स एक्सिस और इसको मैंने एज्यूम किया यहाँ पे वाई एक्सिस, ठीक है। पहली वाली बॉल का एंगल कितना है एक्स एक्सिस के साथ में 60 डिग्री, तो मतलब पहली बॉल का एंगल हो गया बच्चों 60 डिग्री। दूसरी वाली बॉल का एंगल कितना है एक्स के साथ में बच्चों 45 डिग्री, तो दूसरी बॉल का एंगल कितना हो गया 45 डिग्री। आपको दोनों के बीच का एंगल पूछना है, मतलब इस एंगल की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है 60 में से अगर हम लोग 45 डिग्री को माइनस कर दें तो नेट एंगल मेरा कितना बन जाएगा बच्चों, 60 - 45 विल बी इक्वल टू 15 डिग्री। आया समझ में। तो हमने किए बच्चों आज वेक्टर्स के ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चंस। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर लॉ। ओके थैंक यू।